वैदिक सभ्यता में लोग एक साथ रहते थे। सभी परिवार और सभी जन एक साथ मिलकर रहते थे। जैसे आदि मानव लोग रहते थे, धीरे धीरे जो है ग्राम का विकास हुआ और लोग समाज में रहने लगे। वैदिक काल में जन होते थे जो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आकर जनपद हो गए और इसका विकास धीरे धीरे होने लगा, जिससे महाजनपद हो गया और राजा का पावर बढ़ गया और राज्य की स्थापना होने लगी। फिर बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई और इसका विकास होते गया। इसी महाजनपद के बारे में आज अध्ययन करेंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व व्याकरण के रचयिता पाणिनि ने 22 महाजनपद का उल्लेख किया है, जिसमें 3 मगध, कौशल, वत्स का महत्वपूर्ण बताया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी जनपद 200 जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो हम एक एक करके इस सभी की राजधानी और क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर इसके थोड़ा विस्तार से समझेंगे। अंग की राजधानी चंपा है, जो भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। मगध की राजधानी राजगिरी पड़ती है, जो पटना और गया के क्षेत्र में आता है। काशी की राजधानी बनारसी थी। वत्स की कौशाम्बी, वजी की वैशाली, विदेह और मिथिला थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अवंती की राजधानी उज्जैन, मल्ल की कुशावती, पंचाल की छत्र और चेदी की शक्तिमती थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर और कंबोज के हाटक, सूरसेन की मथुरा, अस्मक के पोतन या पोटली और गंधार के तक्षशिला। ये 16 जनपद थे। आपको हम मैप में दिखा रहे हैं। यहाँ 2 मैप दिखाया गया है, एक बुद्ध काल के और दूसरा महाभारत काल के। इन सभी जनपद का उल्लेख महाभारत में भी है, जो यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है, और यह बुद्ध के समय का जनपद है। अब हम अस्मक के बारे में, अस्मक जो जनपद था इसके बारे में जानते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी, मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता और यूनानी ग्रंथों के कई स्रोत से अस्मक राज्य का उल्लेख मिलता है, जो बताता है कि उत्तर पश्चिम भारत में यह था। जबकि बौद्ध ग्रंथ में यह नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच स्थित बताया जाता है, जिसकी राजधानी पोतन थी। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अवंती। यह विंध्य पर्वत श्रृंखला इस राज्य को 2 हिस्से में विभक्त करती है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। प्राचीन काल में यहाँ हैय वंश का शासन था। प्रद्युत यहाँ के प्रतापी शासक हुआ करता था। इसके बाद आता है अंग। यह मगध के पूर्व में बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिला के आसपास का क्षेत्र है। यह चंपा नदी, जिसे आधुनिक नाम चंदन नदी के नाम से जानते हैं, द्वारा मगध से अलग होता है। इसकी राजधानी चंपा थी, जिसे मालिनी नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि महाभारत के प्रसिद्ध राजा कर्ण इसी देश का था। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर इसको मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद आता है वजी। वजी का अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। यह 8 और कुछ स्रोतों के अनुसार 9 राज्यों का एक संघ था, जो अठकुलिक कहलाते थे। वजियों के इन 8 कुलों में वजी, लिच्छवी और विदेह ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशाली के लिच्छवी था, जो क्षत्रिय थे। इस राज्य की राजधानी वैशाली थी, जिसकी पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के गंडक नदी के तट पर स्थित बसाड़ से हुई है। विदेह की राजधानी मिथिला थी, जो वर्तमान नेपाल की सीमा जनकपुर नामक कस्बे में विद्यमान है। पुराणों में इसे बीसल नामक शासक का नगर बताया गया है, जिसके कारण इसका नाम वैशाली पड़ा है। राजा बीसल का गढ़ कहे जाने वाले पुरातात्विक टीले के पुराने दुर्ग के अवशेष मिले हैं। यहीं से प्राप्त एक तालाब के लिच्छवियों के राज्याभिषेक से जुड़े प्रसिद्ध तालाब में माना जाता है। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। महावस्तु से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध 11 लिच्छवियों के नियंत्रण पर वैशाली गए थे। वज्जी गण संघ के शासक चेतन त्रिशला, जो कि महावीर के माता के भाई थे, और मगध राजा
बिंबिसार की पत्नी चेलना के पिता थे। इसके बाद आता है काशी। काशी जो राज्य है उत्तर प्रदेश में वरुणा और अस्सी दो नदियों के बीच में बसा था। वाराणसी इसका नाम इसी नदी के नाम पर पड़ा है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही थे। काशी जनपद का उल्लेख भी महाभारत में हुआ है। उसके बाद है कुरु। यह युधिष्ठिर के परिवार द्वारा शासित राज्य था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। 7वीं सदी में तोमर राजा जो है दिल्ली नगर की स्थापना किए थे। इस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का क्षेत्र जमुना नदी के पश्चिमी अंश शामिल है। इसके बाद आता है कौशल। यह शक्तिशाली राज्य था जिसे वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर और बहरचाई जिला शामिल थे। यह पूर्व में गंडक जिसे सदानीरा कहा गया है, पश्चिम में गोमती, दक्षिण में साई और उत्तर में हिमालय की तराई में स्थित है। सरयुग नदी इस राज्य को दो हिस्से में बांटती है। उत्तरी कौशल की राजधानी अयोध्या थी जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल का सबसे प्रतापी राजा प्रसेनजीत थे जो बुद्ध के समकालीन थे। माना जाता है कि कौशल प्रदेश के ही राजा दशरथ हुआ करते थे। इसके बाद है गंधार। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, कश्मीर के कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी तक्षशिला थी जो तक्षशिला में प्रथम विश्वविद्यालय बना है, जो भारत और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। बौद्ध, जैन और यूनानी स्रोत से इस नगर की काफ़ी चर्चा हुई है। गंधार का वर्णन महाभारत में भी हुआ है। उसके बाद है चेदी। चेदी वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र है जिसकी राजधानी शक्तिमती थी जो सेठवती नगर के नाम से जानी जाती थी। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध राजा था जिसका वध भगवान कृष्ण ने किया था। इसके बाद है वत्सराज। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो बौद्ध और जैन धर्मों के प्रमुख केंद्र थी। बुद्ध के समय यहाँ पौरव वंश का शासन था जिसका प्रतापी राजा उदयन हुआ था। उसके बाद आता है पंचाल। पंचाल यह गंगा जमुना द्वाब के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जिसे रुहेलखंड कहते हैं के अंतर्गत आता है। यह गंगा नदी द्वारा दो भागों में विभक्त होता था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी जबकि दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। पंचाल राज्य का भी वर्णन महाभारत में मिलता है। माना जाता है कि पंचाल के राजा जो द्रुपद थे। मत्स्य वर्तमान में इसे राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यहीं पर अपना अज्ञातवास बिताया था। मल यह 9 कुलों की एक गण संघ था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के आसपास विस्तृत है। मल्लों की 2 शाखाएं थी, एक की राजधानी कुशीनारा थी और दूसरी की पावा थी। उसके बाद है सूरसेन। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित था जिसकी राजधानी मथुरा थी। ऐतिहासिक काल में यह प्रमुख नगरों में माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अवंती का पुत्र यहाँ का राजा था जो बुद्ध का शिष्य था। ठीक है। पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा गया है। उसके बाद आता है मगध जो सबसे शक्तिशाली राज्य है। आगे जाकर के यह काफ़ी शक्तिशाली राज्य बन गया है। यह पटना और गया के क्षेत्र के पास स्थित है। यह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली है। मगध का स्पष्ट सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। मगध के बारे में हमें जानकारी महाभारत और पुराणों में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया है। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी जो चारों तरफ पर्वतों से घिरी हुई थी जिस कारण इसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन राजगीर 5 पहाड़ियों के बीच स्थित था जिसे चारों तरफ दोहरे पत्थर के सुरक्षा घेरे से बने हुए थे जिसका निर्माण बिंबिसार ने करवाया था। बाद में इसकी राजधानी वैशाली और पाटलिपुत्र बनाई गई। मगध के इतिहास के बारे में हम यदि चर्चा करें तो इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत और पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता और चेदीराज महाराज उपृच वसु के पुत्र बृहदर्थ ने इस वंश की स्थापना की थी।
इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहदर्थ पुत्र जरासंध प्रतापी था। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मलवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर और गंधार राजाओं को पराजित किया था। ऐसा माना जाता है कि जरासंध की मृत्यु कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने किया था। उसके बाद उसके पुत्र सहदेव शासक बने। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंज था। रिपुंज को उसके मंत्री जो पुलिक थे उन्होंने मारकर और प्रद्योत को राजा बना दिया और प्रद्योत राजवंश की स्थापना की। इसके अंतिम शासक महाराजा वर्तिवर्धन थे, जो 564 से 544 ईस्वी पूर्व में शासक बने। इस वंश के अंतिम शासक ये माने जाते हैं। उसके बाद इसका कार्यभार जो है बिंबिसार द्वारा 544 ईस्वी पूर्व में कर दिया गया, जो हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में किया। हर्यक वंश 544 से और 413 ईस्वी पूर्व तक रहा। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दार्शनिक दूरदर्शी शासक था। उन्होंने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया। ऐसे माना जाता है कि उन्होंने लगभग 500 शादियाँ की थी। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चैतक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। दूसरा विवाह कौशल राजा प्रसेनजित की महाकौशला से किया और इसके बाद मद्र देश की राजकुमारी क्षयमय के साथ भी उन्होंने विवाह किया। इसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और स्वयं शासक बना। भारतीय इतिहास में बिंबिसार ने प्रथम ऐसा शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। बिंबिसार ने राज्यवैद्य जीवक को बुलाकर बुद्ध की सेवा के लिए नियुक्त किया था। जीवक उन्हीं का पुत्र था जो एक नर्तकी अम्रपाली और बिंबिसार के पुत्र थे। उसके बाद अजातशत्रु शासक बनता है। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद उसके गद्दी पर बैठा और उसके बचपन का नाम कोणिक था। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक शासन किया और अजातशत्रु के शासन में ही बुद्ध और महावीर दोनों का महापरिनिर्वाण हुआ था। उसके बाद इसकी हत्या उदयन ने, जो उसके पुत्र थे, करके राजा बना। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन को पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथ के अनुसार उसे पितृभक्त कहा गया है। इसके माता का नाम पद्मावती था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने ही किया और इसकी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। उदयन के तीनों पुत्रों ने राज किया। अंतिम राजा नागदशक था। नागदशक की हत्या करके उसके जो अमात्य थे शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। शिशुनाग जो था पुराणों के अनुसार क्षत्रिय माना जाता है, जबकि महावंश के अनुसार उसे एक वेश्या से उत्पन्न पुत्र बताया गया है। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशुक के 10 पुत्र थे। जो शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशुक थे, उनके 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदी था। महानंदी 345 से 344 ईस्वी पूर्व में महापद्म नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की, जो कि महानंदी का पुत्र था। पुराणों में महापद्म नंद को उग्रसेन बताया गया है। यह नाई जाति से आता है और महान पद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की, जिसके अंतिम शासक धनानंद थे और धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना होती है, जिसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। इस समय सामाजिक परिवर्तन भी हुए हैं, जिससे सामाजिक के साथ साथ धार्मिक परिवर्तन भी हुए हैं जो कर्मकांडों के विरुद्ध में हुए हैं और एक नए धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना होती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।